अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। एक अहम तरीन तहरीक का आगाज़ होने जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ बड़े अहम तरीन मामलात पर बात हो रही है। बलूचिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ पर हुकूमती रिट मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है और मुराद सईद उनके ट्वीट्स इस टाइम मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं। उस पर मुख्तलिफ तज्ज़िये हो रहे हैं। 8 अप्रैल को क्या होने जा रहा है, तमाम तर चीज़ों पर आपके सामने एक-एक करके तमाम तर तफ़सीलात रखते हैं। लेकिन ड्रॉप साइड न्यूज़ की एक और बड़ी तहलका-ख़ेज़ खबर आ चुकी है। इससे पहले भी कुछ खबरें सामने ला चुके हैं जो बड़ी करीब तर दिखाई दे रही थी फैक्ट्स के। अब जो ड्रॉप साइड न्यूज़ की खबर इस टाइम मेरे सामने आपके साथ स्क्रीन के ऊपर भी चल रही होगी, इसमें सीआईए और स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट जो है, इनके दरमियान बाकायदा तौर पे एक चपकलिश, बाकायदा तौर पे एक तनाज़ा या आप कह लें एक एक हल्की-फुल्की लड़ाई जारी है। स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर एक ठीक-ठाक यानी एक रेडिकल चेंज जो बाकायदा तौर पे इस आर्टिकल के अंदर ड्रॉप साइड के अंदर लिखा गया है कि एक जानिब सीआईए चाहता है, सीआईए इज ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर इज नो मेजर शिफ्ट इन पॉलिसी ऑन पाकिस्तान, और दूसरी जानिब अ सोर्स प्राइवेट टू द इंटरनल डिबेट स्टेटेड both the Department of Defense and State Department want a radical change in Pakistan-US relationships कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान जो रिश्ता है, जो एक रवाबित है, जो रिलेशनशिप चल रहा है, उसके अंदर एक मेजर शिफ्ट चाहता है डिपार्टमेंट, यूएस डिपार्टमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट और डिफेंस डिपार्टमेंट। लेकिन सीआईए चाहता है कि जो तवातुर, जो तसलसल चल रहा है वही बरकरार रहे और इसी तरीके से मामला चलते चले जाए। Senior officials at the Pentagon and State Department want to pivot away from the military and empower civilian leadership and democratic rule in Pakistan. जो वहाँ की स्टेट डिपार्टमेंट है वो चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत बढ़े, जमहूरियत का तसलसल बढ़े, और जो एक मिलिट्री और जो आप कह लें जो यहाँ पर एक जो इसको जिसको हाइब्रिड रजीम कहा जाए, जो यहाँ पर निज़ाम चल रहा है, वो वहाँ पर वो स्टेट डिपार्टमेंट चाह रहा है कि ये निज़ाम अब खत्म हो जाए। लेकिन दूसरी जानिब सीआईए कुछ और चाहता है। यहाँ पर ज़िक्र जो किया गया इस आर्टिकल के अंदर कि बाइडेन के स्टेट डिपार्टमेंट ने हैज़ अर्ज्ड खान्स रिमूवल फ्रॉम पावर इन मार्च 2022, यानी मार्च 2022 में जो बाइडेन था उसने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान से किस तरीके से जो है वो इमरान खान की हुकूमत का खात्मा करवाया। आर्टिकल में ज़िक्र है कि हुकूमत के खात्मे के पीछे जो एक बहुत बड़ी वजह थी वो थी इमरान खान की रशिया से ताल्लुकात, रशिया का विजिट और फिर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंस रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर। तो ये ड्रॉप साइड का आर्टिकल बता रहा है कि किस तरीके से सीआईए और स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो मामलात चल रहे हैं। अब यहाँ पर शहजाद अकबर साहब से जब हमारा भी राब्ता हुआ, जब हमारे साथ भी इंटरव्यू हुआ गालिबन 2 हफ्ते पहले, जब आपको याद होगा कि एक अब मुझे उस शख्स का नाम भूल रहा है, जो एक बंदा हवाले किया गया था अमेरिका के, एक बड़ा दहशतगर्द बनाकर, और कहा गया था कि अमेरिका के का मतलूब तरीन बंदा है और हमने अमेरिका के हवाले कर दिया है। उस हवाले से उस वक्त ये बहस शुरू हो चुकी थी, ये बात चल रही थी कि वो जो बंदा मोहम्मद शरीफुल्लाह हवाले किया गया था, वो एक बिग फिश नहीं है, वो असल आदमी नहीं है, बल्कि सीआईए और पाकिस्तान की मिलिट्री एजेंसीज़ ने बाकायदा तौर के ऊपर ट्रंप को फूल किया है। तो अब शहजाद अकबर साहब लिख रहे हैं कि ड्रॉप साइट आर्टिकल yesterday confirms what I wrote on 6th March about the falsity of big fish catch with the help of ISI that was nothing more than a CIA ISI, यानी एक प्लॉट था जो सीआईए और आईएसआई ने मिलकर बनाया और उस प्लॉट के जरिए शरीफुल्लाह को हवाले किया गया अमेरिका के, जिसके हवाले से तारीफ भी की ट्रंप ने खड़े होकर, और उस टाइम भी ये तज्जिया चल रहा था पाकिस्तान में, उस टाइम भी शहजाद अकबर साहब ने ये जिक्र किया था। और अब ये ड्रॉप साइड का आर्टिकल बता रहा है कि शायद सीआईए और पाकिस्तान की एजेंसीज मिलकर जो है चाहती हैं कि ताल्लुकात इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, और इसीलिए उन्होंने ट्रंप को ये बताया कि ये वाकईतन यही वो बहुत बड़ा शख्स है और यही वो मतलूब तरीन दहशतगर्द है। एक जानिब ये ड्रॉप साइड की न्यूज़, ये तमाम तर कहानी जो मैंने आपके सामने रखी है, और दूसरी जानिब मामलात पाकिस्तान के अंदर किस जानिब जा रहे हैं। ईद जैसी खत्म हुई, सबसे पहले तो खबर जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि ईद के ऊपर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा मार्केट्स के अंदर खरीदारी होती है, लेकिन अब तक की जो खबरें और इत्तलात आ रही हैं कि उस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। वजह हम सबके सामने माशी बदहाली, हम सबके सामने सामने इकोनॉमिक क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, ये सब कुछ हमारे सामने मौजूद है। लेकिन ईद के खत्म होते ही जो एक आवाज़ सुनाई दे रही थी कि तहरीकों का आगाज़ हो जाएगा, बड़े ऐलानात मुतवक्किल हो सकते हैं, मुमकिन बड़े ऐलानात हो सकते हैं। अब मुराद सईद की कल एक ट्वीट सामने आती है। मुराद सईद ने उस ट्वीट के अंदर बाकायदा तौर पर बताया कि किस तरीके से कन्वेंशन होने जा रहे हैं, और मर्दान के अंदर, सवात के अंदर, पेशावर के अंदर एक बड़े कन्वेंशन का ऐलान कर दिया गया, और उस कन्वेंशन के अंदर आने वाले दिनों के हवाले से खासकर लाहे अमल दिया जाएगा। एक जानिब ये सिचुएशन, और दूसरी जानिब सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं कि लीडरशिप की कोई सख्त बयानात या लाहे अमल नहीं था, और लेकिन इस तमाम तर वक्त के अंदर नजरें 8 अप्रैल पे लगी हैं। 8 अप्रैल के हवाले से इसलिए क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि हम आखिरी मुलाकात हमने 20 मार्च को की है, अगली मुलाकात हमें 8 अप्रैल की तारीख दी गई है। हमारी तकरीबन ये 20 मार्च और 8 अप्रैल के बीच जो भी 2 ढाई हफ्ते बनते हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर 8 अप्रैल को भी इमरान खान से, हमारे भाई से मुलाकात करने की इजाज़त ना दी गई तो हम अडियाला के बाहर धरना देंगे। तो अब सिद्दीक जान साहब कह रहे हैं कि सब कुछ 8 अप्रैल के ऊपर नजरें, और उसके साथ साथ मुराद सईद के दोबारा एक्टिव होने पर ये सुनेगा वो क्या कह रहे हैं।
کوئی سخت ان کے بیانات نہیں ہیں، کوئی لا عمل نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب 8 اپریل کو تمام نظریں جو ہیں وہ اٹیالہ پر ہوں گی۔ علیمہ خان صاحب کو ملنے دیا جاتا ہے یا نہیں ملنے دیا جاتا، جہاں پہ جنید اکبر بھی ہمیں ارریلیونٹ اب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نظر آتا ہے کہ وہ جو ان سے توقعات تھیں وہ اس پہ پورا نہیں اترے۔ تو ایسے میں مراد سعید صاحب دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اور یہ ایک تحریک انصاف کے لیے ایک نئی امید ہے کہ اب ایک نظر آ رہا ہے کہ مراد سعید جو ہے وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور وہ ڈائریکشنز دے رہے ہیں، اور ان کی ڈائریکشنز پہ اب بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ مراد سعید صاحب کا جو ٹویٹ آیا ہے، مراد سعید یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے عید کے بعد تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کیا تھا۔ پختونخوا کے وہ نوجوان جو 1 سال بنی گالہ اور زمان پارک کیمپ میں رہے اور ہر اہم ایکٹیویٹی کے موقع پر تمام تر جبر اور فسطائیت کا مقابلہ کرتے ہوئے قافلوں کے لیے رستہ کلیئر کرتے رہے، انشاءاللہ وہ 6 اپریل کو ان جان نثارانہ عمران خان کنونشن کا انعقاد ہوگا۔ عمران ریاض خان صاحب بھی کچھ ایسی بات کر رہے ہیں کہ مایوسی جو ہے وہ عمران جو مراد سعید صاحب کا جو ایک ٹویٹ سامنے آ چکا ہے، جس میں ممکنہ طور پہ لگ رہا ہے کہ بہت جلد کوئی اعلان ہوگا، اس سے مایوسی کے بادل چھٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ بہت جلدی کسی تحریک کا غالباً آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اب صرف یہی نہیں، محمد مالک صاحب بھی اپنے پروگرام کے اندر بتا رہے ہیں ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے، مین سٹریم کے اوپر، کہ 2 بڑی تحریکیں آنے والے ہفتہ 10 دن بڑے امپورٹنٹ ہیں، شروع ہونے جا رہی ہیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیے گا۔ اپوزیشن پی ٹی آئی وہ خاص طور پہ کہہ رہی کہ جی عید کے بعد ہمارا پلان تھا، اب آنے والے دنوں میں ایسے پورا ایک اتحاد بنے گا اور ہم ایک نیشن وائڈ موومنٹ چلائیں گے۔ ایشو جو ابھی تک سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے، جے یو آئی کا کیا رول ہوگا۔ ایک جانب یہ تمام تر تحریکوں کا معاملہ ہمارے سامنے موجود ہے، دوسری جانب بلوچستان کے اندر ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو وہاں سے خبر دے رہے ہیں، جس طریقے سے مارنگ بلوچ، سمی بلوچ، ان سب لوگوں کے اریسٹ کے اوپر، ان سب لوگوں کے غائب ہونے کے اوپر مسلسل وہاں پر تحریک چل رہی ہے۔ عید بھی ٹھیک طریقے سے وہاں نہیں منائی گئی۔ اختر مینگل کے اعلانات، کل پشین جلسہ جو ہوا، اب صابر شاکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پشین کے اندر جو جلسہ ہوا وہ کل اس لیے ممکن ہو پایا، پاکستان تحریک انصاف وہاں جلسہ کر سکی ہے، وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بی ایل اے کے لوگ سڑکوں کے اوپر گھوم رہے ہیں، اسٹیٹ کی ریاستی رٹ وہاں پر ختم ہو چکی ہے، وہاں پر باقاعدہ شاہراہیں بند ہے۔ یہ سنیے گا۔ یہ جلسہ کرنے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ بلوچستان میں گورنمنٹ کی رٹ ختم ہو چکی ہے، حکومت کی رٹ ختم ہو چکی ہے، رٹ آف دا اسٹیٹ جسے کہتے ہیں، رٹ آف دا فورسز جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہاں پہ کوئی نہیں ہے جی، اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے والی، جعفر ایکسپریس اور اس کے بعد کئی شاہراہیں جو ہیں وہ بند ہیں، اور باقاعدہ طور پہ آفیشلی کہا گیا ہے کہ یہ شاہراہیں غیر محفوظ ہیں، خواہ وہ 1 مہینے سے زیادہ ریل سروس معطل رہی ہے وہاں پہ۔ تحریک چلانے کے لیے پارٹی کے اندر بہت ضروری ہے کہ اتفاق ہو اور جس طریقے سے معاملات ہونے چاہیے، لیکن ایک پارٹی کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ بحث و مباحثے کا سلسلہ، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ روایت ہے، بڑا کھل کر بولا جاتا ہے جس سے جو مسئلہ ہو۔ اب یہاں پر ایک ٹویٹ بڑا زبان زد عام ہوا ہے، شاہد خٹک صاحب نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ یہ ٹویٹ کل رات انہوں نے غالباً 8 ساڑھے 8 بجے کے قریب کیا۔ یہ ٹویٹ انہیں واپس ڈیلیٹ کرنا پڑا، بہت کچھ نہ کہتے ہوئے بھی شاہد خٹک صاحب لگ ایسا رہا تھا کہ کافی کچھ کہہ گئے ہیں۔ یہ ٹویٹ انہیں جب ڈیلیٹ کرنا پڑا تو اس کے بعد ان پر سوالات اٹھے، لوگوں نے ان سے پوچھا یہ ٹویٹ آپ سے کس نے ڈیلیٹ کروایا؟ اب اشارہ سب کا سی ایم کی جانب تھا، جس پر شاہد خٹک صاحب نے کہا کہ ٹویٹ اس لیے ڈیلیٹ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ٹویٹ کی وجہ سے کارکنان کی توجہ کہیں عمران خان کی رہائی اور تحریک سے ہٹ جائے۔ پارٹی ڈسپلن کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ہمیں آئی ایس ایف میں یہی سکھایا گیا تھا، ساتھ انہوں نے ان لوگوں کو جواب بھی دیا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ سی ایم نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرائی ہے تو علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ ہے، جب تک عمران خان کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ جب تک عمران خان کا اعتماد اس کے اوپر ہے تب تک وہ میرا وزیر اعلیٰ ہے، تب تک وہ میرے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، اور تب تک میرا بھی اس کے اوپر اعتماد ہے۔ تو یعنی اس قسم کی تمام تر جو ایک بحث ہے وہ اس ٹائم ٹویٹر کے اوپر جاری ہے۔ اب اس ٹویٹ کے پیچھے کیا کہانی ہے، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، یہ بھی بڑا اہم ہے کیونکہ علی امین گنڈاپور کے اوپر اس وقت تنقید کافی کی جا رہی ہے۔ کچھ انٹرویوز کے اندر وہ اپیئر ہو رہے ہیں، کچھ انٹرویوز کے اندر اس قسم کی بات چیت وہ جو کر رہے ہیں وہ اس وقت پارٹی کو، اور خاص کر اگر تحریک کا اعلان ہونے جا رہا ہے تو اس کو کسی صورت بھی اس وقت سوٹ نہیں کرتی۔ تو یہ تمام تر معاملہ ایک جانب اپنی جگہ پر موجود ہے، پارٹی کے اندر جو ایک بحث و مباحثہ چل رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی مریم نواز اور محسن نقوی کی ملاقات، بڑی دلچسپ ملاقات کے حوالے سے تجزیہ آ رہے ہیں۔ ملاقات کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کو چل کر گئی، بڑا انتظار کروایا گیا، لیکن اس سے پہلے یہاں پر آپ کے سامنے خبر رکھیں گے، ایک اور مذہبی اسکالر میدان میں آ گئے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے موجود تھے۔ جاوید غامدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جماعت سیاسی حقیقت ہے، اور سیاسی حقیقت جبر سے ختم نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان میں 75 سالوں سے کبھی براہ راست اور کبھی پیچھے رہ کر فوج ہی کی دستوری حکومت قائم رہتی ہے۔
ऐसे हाइब्रिड निज़ाम में मुनसिफाना इंतखाबात की तवक्को नहीं करनी चाहिए। ऐसे में सहाफ़ियों, उलमा और दानिशवरों को आला इक़दार की तबलीग करनी चाहिए। पैगाम भी दे गए, नसीहत भी कर गए। अब सहाफ़ी वाक़ियतन क्या कोई तबलीग करेंगे, दानिशवर तबलीग करेंगे? यहाँ तो दानिशवरों को बाकायदा एक प्रोपेगेंडा दे के, एक नैरेटिव दे के बाकायदा मैदान में उतारा जाता है कि ये नैरेटिव टो करें और जाके बाकायदा एक बयानिया बनाने की कोशिश करें। बहरहाल अब जावेद गांधी साहब अपने स्टेटमेंट के ऊपर कितने दिन कायम रहते हैं, ये भी बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि यहाँ पर लोगों से ट्रेंड देखा है कि स्टेटमेंट्स को दिलवाए भी जाते हैं और बाद में वही लोग अपने स्टेटमेंट से डाइवर्ट भी कर जाते हैं, बैक ऑफ कर जाते हैं। अब यहाँ पर जो मैं जिस खबर के हवाले से बात कर रही थी, मोहसिन नकवी और मरियम नवाज की एक मुलाकात, इस मुलाकात के ऊपर मुख्तलिफ तज्जिया आ रहे हैं। नजम सेठी साहब तज्जिया कर रहे हैं। नजम सेठी साहब मरियम नवाज और नवाज शरीफ खानदान के भी करीब, मोहसिन नकवी के भी करीब। और सोहेल वड़ाइच का वो आर्टिकल जो मैंने आपसे गालिबन 3 से 4 रोज कबल पहले शेयर भी किया था इसी प्लेटफॉर्म पे, जिसमें वो बाकायदा बता रहे हैं कि जानवरों की मुलाकात हुई, उकाब की, शेरने की, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं वो। उसके ऊपर शहबाज गिल साहब भी तज्जिया कर रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मुलाकात का बैकग्राउंड क्या है, शेयर करना बहुत जरूरी है। असद तूर साहब और ये सब लोग बता रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद चलकर मुलाकात करने मोहसिन नकवी के पास पहुंची। मुलाकात के वक्त मोहसिन नकवी ने मरियम नवाज और उनके वालिद मोहतरम मियां नवाज शरीफ को ठीक ठाक 2 से 3 घंटे इंतजार भी करवाया। और मरियम नवाज शरीफ की मुलाकात के बदले में मोहसिन नकवी साहब पहुंचते हैं जाती उम्रा, और फिर इस तरीके से जो इनके दरमियान एक सीज फायर करवाया गया, ये तमाम तर कहानी निकल कर सामने आ रही है। तो यानी आपकी सीएम, एक बड़े सूबे की वजीर आला, किस तरीके से ये एक तौहीन इसको कहा जा सकता है, उन्हें किस तरीके से भेजा गया और फिर मोहसिन नकवी के पास उन्हें वो बैठी रही। अब नजम सेठी साहब कह रहे हैं क्योंकि मोहसिन नकवी बिग बॉय का, उन्होंने चीफ साहब को ऑब्वियसली बिग बॉय कहा कि उनके बहुत करीब है, इसलिए मरियम नवाज को कहा गया कि मामलात को आपको बेहतर करना होगा। नवाज शरीफ साहब ने भी इंतजार किया, मोहसिन नकवी ने 2-3 घंटे इंतजार करवाया। ये सुनेगा शहबाज गिल क्या कह रहे हैं और फिर सुने कि असद तूर साहब क्या कह रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब लाहौर में अपनी रहायशगाह पर मौजूद थे और जराए हमें बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर बाप बेटी को 3:30-4 बजे तक का इंतजार करवाया। मरियम नवाज ने आज अपनी तमाम, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, अगर कोई चैलेंज करना चाहे तो वो बताए मुझे, उन्होंने अपनी तमाम जिम्मेदारियां, कोई ऑफिशियल मीटिंग उन्होंने नहीं ली थी, सवाए वो एक किसी छोटे मोटे पॉलिटिकल बंदे से मिली, वो भी जब वो इंतज़ार कर रही थी तो उन्होंने वो मुलाकात कर ली, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने पहुंचना था 12:30 से 1 बजे के दरमियान उनका टाइम था। उन्होंने बाप बेटी को 2 से 3 घंटे इंतज़ार करवाया और 4 बजे, 3:30-4 बजे पहुंचे। देखिए, ये मुलाकातें इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के लिए अगर इस मौजूदा हुकूमत में अगर कोई जिसे कहते हैं चैलेंज है, तो वो यही बाप बेटी हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा, क्योंकि ये मोहसिन नकवी साहब को सख्त नापसंद करते हैं। कोई भी पंजाब में मोहसिन नकवी साहब का काम हो तो ये उसको बड़ा रोकते हैं, रुकावटें डालते हैं, और उसकी वजह बड़ी सीधी है। उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कड़वी गोली निकली, जिसमें अब तो उनकी सियासत और पार्टी दोनों खत्म हो गए हैं, वो गोली में मुझे लगता है उसका वो नहीं था, वो एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स, वो साइड इफेक्ट्स उनको लेके बैठे हैं कि उन्होंने एक फार्म 47 की लास्टिक की शलवारों वाली हुकूमत ली, जिसमें उनके पास मेजॉरिटी ही नहीं थी, उन्होंने वो हुकूमत ली, और जिसमें उनके पास इख्तियार नहीं, उन्होंने वो हुकूमत ली। क्यों? क्योंकि वो अपनी साहबजादी मरीम नवाज साहिबा की पॉलिटिक्स शुरू करना चाहते थे और उनको अब पार्टी की जानशीनी उनके हवाले करना चाहते थे। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।